हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड हमारी ये जो सीरीज है अपकमिंग सीटेट के लिए है, जो सितंबर में होने वाला है। एंड आई होप आप सबकी तैयारी ठीक ठाक ही चल रही होगी। अभी तो वैसे 2 महीने हैं आपके पास, मोर देन एनफ टाइम है। 2 महीने में भी आप काफी कुछ कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा ना अभी तक भी, फिर भी अगर आप इस सीरीज को देखते हो तो आई होप, मतलब आई बिलीव कि आप जो है 30 में से 30 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है, इसमें हम पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ आपको न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरह से फ्रेम किए हुए हैं कि मतलब जिस तरह से पेपर पैटर्न होता है ना, तो उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम है। इसमें थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही पोर्शन मिलेंगे आपको। जैसे 20 मार्क्स, 1 मिनट मेरा पेन कहाँ गया, जैसे 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी है प्लस 10 मार्क्स की पेडागोजी है, तो वैसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। 30 मतलब 20 मार्क्स की थ्योरी होगी, 10 मार्क्स की पेडागोजी, तो टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। एंड इस सीरीज का आज फर्स्ट डे है। और इसके अलावा जिन बच्चों का मतलब जिनकी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो स्टार्ट कर ही रहे हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि थ्योरी में क्या आने वाला है, क्योंकि देखो थ्योरी पोर्शन भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एमसीक्यू करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। बट यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ ही डिस्कस कर रही हूँ। बट अगर आपको थ्योरी पोर्शन इन डिटेल डिस्कस करना है, मतलब पढ़ना है थ्योरी वाला पोर्शन भी, तो उसकी भी वीडियोस अलग से चले हैं। उसकी एक्चुअली अलग से प्लेलिस्ट है। तो सीटेट सितंबर 2026 चालू हुई बाय ऋषु साइंस एकेडमी, तो वो सारी जो थ्योरी है ना, थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो सारे वहां आ जाएंगे। उसके अलावा अगर पेडागोजी के अलग क्लासेस आपको देखनी होंगी, तो पेडागोजी के भी प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी वहां से आप देख सकते हो। वहां भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके 2011 से 2024 तक के। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट। और थ्योरी पोर्शन तो हमारा हो ही रहा है। थ्योरी पोर्शन में भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दोनों सीरीज भी आप देख सकते हो। उसके अलावा ये वाला जो आज का सेट है, इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और उसके अलावा एक और बात थी कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जो लेवल रहने वाला है, इजी, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे। बट सब कुछ मिक्स करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करूंगी, ज्यादा नहीं इधर उधर की करूंगी। बाकी ना चलिए क्वेश्चन लगा के देखिए। देखिए आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। जहां पे जरूरत होगी एक्सप्लेन करने की, वहां मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। बाकी चलिए क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? आपको पूछा गया है X और Y क्या है। X एक ऐसा रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। मतलब X एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे फूड डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा Y बताया गया है कि अच्छा, एक्स के बारे में ये और भी एक लाइन लिखी है कि जब एक्स अधिक से स्रावित होता है तो ये अपाच्य जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है? देखो, एक्स एक केमिकल है, तो एक्स जब ज्यादा से सिक्रीट हो जाता है ना हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में इनडाइजेशन होता है। तो किसकी वजह से इनडाइजेशन होता है? एसिड की वजह से। जब एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और इस एसिड को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक सब्सटेंस लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वाई है जिसको हम, वाई क्या है, मतलब वाई एक ऐसा केमिकल है जिसको इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो वाई क्या है? एक बेसिक सब्सटेंस है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि एक्स और वाई क्या है। एक्स एक एसिड है, वाई एक बेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलिए। एसिड और बेस देखिए कहाँ पे है। X is hydrochloric acid and Y is sodium carbonate is not true because sodium carbonate is a basic salt. ये बेस नहीं है, एक सॉल्ट है। सेकेंड ऑप्शन है X is milk of magnesia, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो एक बेसिक सब्सटेंस है, ये भी राइट आंसर नहीं है। थर्ड है X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, दिस इज ट्रू कि X जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तथा Y जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। जब HCl में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है हमारे स्टमक में, तो हम बेसिक सब्सटेंस लेते हैं और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में, कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, एसिड प्लस बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या इनसे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वाटर, सॉल्ट।
वाटर और सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है और ये जो वाटर है ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब भी एसिड और बेस ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपस में ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट को, और ये वाटर और सॉल्ट रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड, कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी से इसमें रिलीज होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे हीट एब्जॉर्व होती है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, वो भी साथ साथ हम करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट। चार प्रोसेस आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, जहां जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही बनने में हमें पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है, तो वो तो एक बैक्टीरिया है, हमें बताना है नहीं बैक्टीरिया का यूज हो रहा है। सेकंड है बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड बेक करने के लिए हम जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम ईस्ट डालते हैं, और ईस्ट क्या है, एक फंगस है, ना कि बैक्टीरिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डबल रोटी पकाने में किस चीज का यूज हो रहा है, फंगस का यूज हो रहा है, ना कि बैक्टीरिया का। थर्ड है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। तो शुगर केन जूस में भी, फर्मेंटेशन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, इसको लैब बैक्टीरिया कहते हैं, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज होता है। तो इन तीनों में ही बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, बस जो सेकंड ऑप्शन है बेकिंग ऑफ ब्रेड, वहां पे ईस्ट का यूज हो रहा है, और ईस्ट क्या है, एक टाइप का फंगस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। चार ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तीन में से अलग होगा, तो आपको बताना है वो कौन सा है। फर्स्ट है डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, इरोजन या फिर कंजर्वेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आप देखो, वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण, इन चारों में से इन तीनों जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस है ना, इनमें तो क्या हो रहा है कि कंजर्व करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट का कटना, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन होता है जैसे जो आपका ये होते हैं कि आप कौन से एरिया होते हैं, राजस्थान के एरिया जैसे जो जैसे जो कुछ कैसे बताऊं आपको, मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फर्टाइल लैंड है ना, कोई लैंड है इट बिकम्स डेजर्ट, फर्टाइल लैंड जो है डेजर्ट की तरह हो जाता है, जहाँ पे क्या है जो प्लांट्स वगैरह हैं प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से, बंजर लैंड जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा इरोजन में सॉइल इरोजन हो जाता है, लॉस ऑफ सॉइल होता है। तो इन तीनों में लॉस की बात हो रही है, जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है कंजर्वेशन, इसमें कंजर्व करने की बात की जा रही है। तो ये जो है सबसे अलग है, एंड यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन चारों में से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। फर्स्ट है डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। यस दिस इज ट्रू। डाइजेशन जो है केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओनली शेप, साइज और अपीयरेंस में चेंज होता है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, हमें पता है हम फूड की जो बाइट लेते हैं, ठीक है, फूड से हमें क्या मिलता है, डिफरेंट फूड में मतलब डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करेंगे और वो न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने खाना खाया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। फूड हमने खाया और ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो क्या है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो डाइजेशन है ना, इट इज अ केमिकल चेंज। सेकंड है फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। यस फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। कैसे? देखो जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड उसके अलावा ये प्रोसेस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी इसके लिए चाहिए होता है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीफ में प्रेजेंट है, और ये कन्वर्ट कर जाएंगे इन, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, एंड उसके अलावा ऑक्सीजन,
तो देखो पहले कुछ और सब्सटेंस था, बाद में कुछ और सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो यस दिस इज द केमिकल चेंज। और रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, तो यस रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है हमारे सेल में होती है। सेल के कौन से ऑर्गेनल में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फूड पार्टिकल है ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है और कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे भी पहले कुछ और था, बाद में कुछ और सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये भी केमिकल चेंज है। बट जो फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, इज नॉट ट्रू, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर के क्रिस्टल्स बनाए, तो आपने शुगर सिरप लिया, उसको आपने हीटअप किया, थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, मतलब पानी में ना, मान लीजिए आपने थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसमें हमने शुगर डाल दी, और इस मिक्सचर को अब आपने कंसंट्रेट कर दिया, मतलब थिक कर दिया, गाढ़ा कर दिया, और इसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ दिया ऐसे। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे ठंडा होने पे इसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें पहले भी शुगर थी, बाद में भी शुगर ही मिलेगी आपको, तो क्रिस्टल शुगर के ही मिल रहे हैं, तो उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, इज नॉट ट्रू, इट इज अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। नीचे कुछ पार्टिकल्स दे रखे हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का और डिसेंडिंग ऑर्डर में ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी होती थी पहले। देखो डिसेंडिंग का मतलब है डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीज करना, ठीक है। डिक्रीज करना मतलब बड़े से छोटा, लार्ज टू स्मॉल, डिक्रीज कर रहा है ना, लार्जर टू स्मॉल। तो डिसेंडिंग मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ आप जा रहे हो, और असेंडिंग का मतलब है, असेंडिंग इसका ऑपोजिट होगा। असेंडिंग में पार्टिकल साइज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा कैसे, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे, स्मॉल टू लार्ज। जैसे लार्ज टू स्मॉल कैसे गया आप, मान लीजिए पहले 7 आपने लिखा, फिर 5, फिर 3, और यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज, तो उल्टा कर दो, 3, 5, 7, छोटे से बड़े की तरफ आप जा रहे हो। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े की तरफ पार्टिकल साइज को अरेंज करना है। सबसे छोटे पार्टिकल साइज कौन से हैं, बड़ा, बड़ा, सबसे बड़ा। तो देखो जो हमारी क्ले होती है ना, क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है सबसे छोटा होता है। आपने सॉइल पढ़ी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आपने पढ़ी है, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। उसमें आपने देखा सैंडी जो सैंड होता है उसका तो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है, रॉक का तो ऑफकोर्स उससे भी बड़ा है, बट जो सैंड है उसका बड़ा है, ग्रेवल उससे थोड़ा बड़ा है, रॉक सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा किसका है, क्ले का। तो क्ले का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद फिर सिल्ट आएगी, फिर सैंड आएगा, फिर ग्रेवल आएगा, और फिर रॉक आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मृतिका, गाद, रेत, बजरी, फिर चट्टान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। अच्छा, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं मैं दौड़े जा रही क्वेश्चन कराए जा रही है, आपको कुछ पढ़ लेना पड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। देखो जहां पे भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाएगा, आप मुझे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन में को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। बट बाकी मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट रहेगा, फिर भी अगर आपको लगे तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बताना कि 30 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको भी और मुझे भी कि जो बच्चे हैं मेरे, वो उनकी प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है, वो कर भी पा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ उन्हें समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो इससे टीचर को भी एक आइडिया लग जाता है ना। तो चलिए, क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछली में गिल का कार्य होता है, क्या काम होता है गिल्स का, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स लेता है क्या गिल्स वाटर से, या फिर एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, गिल्स से फिशेस जो है, फंक्शन ऑफ गिल्स मतलब फिशेस में जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या है, तो वो क्या करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जल में उपस्थित जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको अपशेषित करना गिल्स का काम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। देखो हो सकता है आपको आज के क्वेश्चन इजी भी लग रहे हो, क्योंकि
पहले जो थे ना इसी तरह के क्वेश्चन आते थे, बट अब धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। जैसे अब सीटेट ने अपना लेवल बढ़ा दिया है ना, उसी तरह हम भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपना लेवल। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नाउ डेज, एक्टिविटी बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बट धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। पहले आपका बेसिक, इन क्वेश्चन से बेसिक तो पता चल जाए कि बेसिक है कि आपको समझ में आई भी है चीजें, यानी सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? अगर आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है, बट एक चीज आपके पास मिसिंग है, तो आप उसको किस चीज का उपयोग करोगे आप? मतलब संयोजक तार नहीं है, एक तार नहीं है आपके पास, ठीक है, कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो अब आपको एक सर्किट कंप्लीट करना है, तो किसकी हेल्प लोगे? इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज लोगे जो सर्किट को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर सकता है? पेपर स्ट्रिप लोगे? जी नहीं, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। रबर बेल्ट, रबर भी गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। वुडन स्टिक, वुड भी गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। ब्लेड, आयरन जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ब्लेड आप लोगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। The distance between herself and the mirror is 5 meters. She moved 1 meter towards the mirror. Then the distance between herself and her image now is. मंजुला, ओहो ये इरेज हो गया क्वेश्चन। मंजुला एक लड़की है, तो उसने ना ऑब्जर्व किया, देखो मान लो एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। अब मंजुला मान लो यहाँ खड़ी है, पॉइंट मंजुला एम बना दो इसको, ठीक है, एम मंजुला जो है इस पॉइंट पे खड़ी है। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर, मतलब इसका और मिरर का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर है। शी मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब वो क्या की, उसने क्या किया, 1 मीटर चली वो इस साइड, 1 मीटर वो चली, 1 मीटर इस साइड को वो चली। तो अब वो मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ से अब उसका मिरर का जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, 4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज, तो इसका जो डिस्टेंस है, उसकी इमेज का डिस्टेंस, मतलब उसका और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखो मंजुला अब यहाँ है ना, तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था प्लेन मिरर का कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस बनता है। अगर मंजुला का मिरर से 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो उसकी इमेज बनी है ना, उसका भी 4 मीटर का ही डिस्टेंस होगा मिरर से। मतलब इसका जो टोटल हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन उसका और उसकी इमेज का जो डिस्टेंस है, उसकी इमेज यहाँ फॉर्म हुई है, तो इमेज का और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 4 मीटर यहाँ से और 4 मीटर यहाँ से, तो टोटल 8 मीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, ये यहाँ खड़ी है और इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ है, तो इसको हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो वो कितना है, 8 मीटर का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन 3 सेकंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनना है आपको। देखो एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है 30 टाइम्स, जिस तरह से पेंडुलम है वो 30 टाइम्स ऑसिलेट, ऑसिलेशंस क्या, ऑसिलेशन होता क्या एक्चुअली, ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मूवमेंट। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, जैसे घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, तो आपने देखा है वो इस तरह से मूव करता रहता है, ऐसे पहले जाएगा, आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह से वो डोलता रहता है, चलता रहता है पेंडुलम। तो हमें पूछा गया है कि हमें दिया गया है कि जो पेंडुलम है ना वो 30 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन का मतलब ये जो एक राउंड है ना, ये इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो जिसने 30 ऑसिलेशंस किए इस तरह से, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसने 30 ऑसिलेशंस जो है कंप्लीट किए इन 3 सेकेंड्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हमसे एक्चुअली फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पूछा गया है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमें बताना है। तो फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालोगे? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है पर सेकंड में। तो 30 ऑसिलेशंस किए इसने 3 सेकंड्स में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपकी? 10। फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 10 हर्ट्ज। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम में ये जो है ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे? 1/f करोगे आप, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। टाइम पीरियड क्या है? 0.1।
तो टाइम पीरियड आ गया इसका 0.1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी 10 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है। फर्स्ट है बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। ये जो बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं ना हम मशीन पार्ट्स में, बॉल बेयरिंग्स क्या होते हैं, इस तरह से बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, मशीन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं? जी नहीं, ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। फ्रिक्शन ना हो इसीलिए ये बॉल बेयरिंग जो है बीच में इस तरह से लगाए होते हैं। साइकिल वगैरह में भी आपने देखा होगा मशीन पार्ट्स में इस तरह से बॉल बेयरिंग्स लगे होते हैं। तो ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए होते हैं, ना कि इंक्रीज करने के लिए। तो पहली ही स्टेटमेंट होगी हमारी गलत और पहला ही स्टेटमेंट हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। सेकंड है फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट कैन नेवर एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। दो सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये सही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है लेस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देखो जो एक ऑर्डर है ना वो इस तरह से होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है, ये ऑर्डर भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे कम, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। दैट्स व्हाई आपने देखा है जो वाटर में मूव करती हैं चीजें, उनकी शेप इस तरह से होती है, स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड इसलिए होती है ताकि वो उन पे कम फ्रिक्शन लग पाए, वाटर में फ्लूइड फ्रिक्शन पे कम लगे। दैट्स व्हाई उनकी जो शेप है इस तरह से बनी होती है, इस तरह की स्ट्रीमलाइंड शेप होती है। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी और वही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा एक स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज से है। और कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक हैं। जैसे बताऊं कौन कौन से, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, आपका मिरर वाला पोर्शन हो गया, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक क्वेश्चन या कई बार होता है दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये हो गया। उसके अलावा फिजिकल केमिकल चेंज हो गया, सॉइल का हो गया। मतलब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आने ही आने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस बार तो आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्वेश्चन था, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी। तो इस तरह से ना मतलब ये कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, चलिए। हाँ बोलोगे मैम ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और रिएक्टिविटी सीरीज ना आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने मेंशन की हुई है रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज को हमने इस तरह से लिखा है, जो सबसे ऊपर मेटल्स हैं, मतलब सबसे ऊपर जो मेटल्स हैं ये कैसे हैं, मोर रिएक्टिव है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से, ओहो ये क्या हो गया, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से मूव हो रही है मेरी लाइंस को, पता नहीं क्या हो रहा है आज। सबसे ऊपर इंक्रीज, फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, मतलब सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद जब जैसे जैसे नीचे आते जाओगे लेस रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पोटाशियम और मैग्नीशियम की बात करूँ, तो पोटाशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अगर आयरन और कॉपर की बात करूँ, तो आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है किसके, कॉपर के। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे लेस रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। तो क्वेश्चन हमेशा इस तरह से ही बनते हैं कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा, मोर रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयरन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जो है मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, पावरफुल वाला जो है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। फर्स्ट है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो आपको बताना है कर सकता है नहीं कर सकता। आयरन और जिंक दोनों में से कौन पावरफुल है, आयरन ज्यादा पावरफुल है या जिंक ज्यादा पावरफुल है। तो हमें पता है जिंक ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो आयरन जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियर, तो ये तो सही नहीं है। सेकंड है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो यस जिंक, इस तरह से रिएक्शन लिख लो, जिंक जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यस जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक देखो, सॉरी, जिंक जो है ज्यादा पावर, जिंक यहाँ है और कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो जिंक ज्यादा पावरफुल है कॉपर के, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट सी भी देख लेते हैं। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो जी नहीं, कॉपर जो है किसको, आयरन, सॉरी, FeSO4 आयरन को रिप्लेस कर सकता है, तो जी नहीं, कॉपर जो है आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर वीक है आयरन के। देखो कॉपर तो सबसे नीचे है, आयरन ऊपर है, तो आयरन ज्यादा पावरफुल है, तो ये भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है वही सही है कि जिंक जो है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, इज ट्रू। ओनली बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। थर्मोमीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, रूम थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। क्लिनिकल थर्मोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है सेल्सियस में, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको मैं फ़ारेनहाइट में लिखूं तो इट इज अराउंड 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अराउंड नहीं है, एग्जैक्ट है। सेल्सियस में जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वैल्यू होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये तो होगी बात क्लिनिकल थर्मोमीटर की। अब अगर मैं रूम थर्मोमीटर की बात करूं तो रूम थर्मोमीटर की जो रेंज होती है दैट इज 20 टू 50 डिग्री। और जो हमारा ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो वैल्यू है दैट इज -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। -10 से 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस पे, ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को बॉइलिंग लिक्विड को, मतलब बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज तो काफी कम है। इसको डालेंगे ना फट जाएगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और ये तो बेचारा 42 डिग्री सेल्सियस तक की ही वैल्यू बता पाता है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। सेकेंड है रूम टेम्परेचर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस। जी नहीं, 20 टू 50 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है। थर्ड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज नहीं है ये। यस यस, ये सही है। लेबोरेटरी थर्म अच्छा, नहीं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज नहीं है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी है? -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। की जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यस, दिस इज ट्रू। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो लेबोरेटरी की रेंज जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। एंड ये क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मान के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू है क्या। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ना, किसी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से कितनी हीट रिलीज हो रही है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी हीट रिलीज हो रही है, जिसमें से जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसका मतलब जो जलने पे जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहले आपको एक चार्ट बता देती हूँ। ये कुछ फ्यूल दे रखे हैं और ये है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर काउ डंग केक की जो गोबर के उपले बनते थे ना, अभी भी बनते हैं, तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 6000 टू 8000 किलो जूल पर केजी। वुड का है 17000 से 22000। कोल की है 25,000 टू 33,000। बायोगैस की है 35 टू 40,000। पेट्रोल की 45,000। कैरोसिन की भी 45,000 है, डीजल की भी 45,000 है। मीथेन 50,000। सीएनजी 50,000, इन दोनों की 50,000 है, और एलपीजी की 55,000। सबसे ज्यादा किसकी है? हाइड्रोजन की 150,000 किलो जूल पर केजी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है,
तो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है मतलब वो उतनी ही हीट रिलीज करता है जलने पे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, कि जो कैरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू है ना वो ज्यादा होती है कोल के कंपैरिजन। तो यस दिस इज ट्रू, हमें पता है कोल और कैरोसिन दोनों को आप जब बर्न करोगे तो कौन जल्दी जलेगा, कैरोसिन ज्यादा जल्दी जलता है और ज्यादा हीट रिलीज करता है। तो कैरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है कोल से, चाहे तो आप देख भी लो, कैरोसिन ये है, कोल यहाँ पे है, कोल की 25 से 33,000 है, कैरोसिन की 45,000 है, तो इसकी ज्यादा है। सेकंड है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड, कि जो कोल है उसकी ज्यादा होती है वुड से, ये नहीं वुड की हाँ हाँ कोल की ज्यादा होती है वुड से, दिस इज ट्रू, कोल की ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुड। थर्ड है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है एलपीजी की सबसे ज्यादा तो नहीं, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन की है, बट एलपीजी की बायोगैस के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। देखो एलपीजी कहाँ है, यहाँ है, बायोगैस कहाँ है, ये है, इसकी वैल्यू ये है, एलपीजी की 55,000 है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। फोर्थ है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल, कि सीएनजी जो है उसके कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है डीजल के, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सीएनजी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू डीजल। तीनों स्टेटमेंट सही थे, सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत था और हमसे गलत ही पूछा गया था और यही हमारा आंसर था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, स्पीड और डिस्टेंस वाले चैप्टर से है ये। A bus travel at a speed of 50 km per hour for 12 minutes, then at a speed of 40 km per hour for next 18 minutes. Total distance covered by the bus during this time is, एक बस है, उसने पहले क्या किया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब 12 मिनट्स तक वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, फिर नेक्स्ट 18 मिनट्स वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। नेक्स्ट 18 मिनट्स में हमसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये है हमारा D1, ये है हमारा D2, दोनों को निकालेंगे फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, D1 के केस में स्पीड है 50 किलोमीटर, टाइम कितना है 12। तो देखो ये आवर्स में है और ये मिनट में है, तो आपको इस मिनट को आर में बदलना होगा, तो आप इसको 12 को 60 से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आपने 60 से इसको डिवाइड कर दिया और ये आ जाएगा 12 5 60 एंड 5 10 50। तो D1 आपके पास आ गया 10, D2 निकालेंगे अब इसी तरह से, स्पीड इनटू टाइम, इसमें स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 18 मिनट, ये भी मिनट में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको क्या इस तरह से कट कर दो, 6 3 80 4 3 12। तो D2 कितना आ गया हमारे पास, डिस्टेंस टू 12। अब D1 प्लस D2 कर दो, दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 12 कितना आ गया आपके पास 22 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों बस ने ड्यूरिंग दिस टाइम इज 22 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट इस तरह से घूमती रहती है अपनी एक्सिस पे, दैट इज पीरियोडिक मोशन, यस दिस इज ट्रू। देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, विच रिपीट्स इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हर इक्वल टाइम के बाद वो रिवॉल्व कर रही है, मतलब उस प्रोसेस को रिपीट कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, that is periodic motion. Second है the motion of light is rectilinear motion, this is also true। first statement सही है, second भी सही है। light जो है it always go in straight path, मतलब ये हमेशा rectilinear motion होता है, सीधा पाथ, सीधे रास्ते पे चलती है, इस तरह से नहीं चलती लाइट कर्व्स में, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, सितार को अगर आप उसकी स्ट्रिंग्स को खींचेंगे, जैसे ही आप उसकी स्ट्रिंग को खींचेंगे ना तो वो वाइब्रेट होगी, ऊपर नीचे होगी, टू एंड फ्रो होगी वो, दैट इज ऑल्सो ट्रू, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, तो ये भी सही है।
फोर्थ है ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, ऐसा जरूरी तो नहीं है। पीरियोडिक मोशन हमें पता है क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब वही मैंने बताया, विच रिपीट्स इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या सारे पीरियोडिक मोशन हमेशा सर्कुलर मोशन में ही हो, ऐसा जरूरी है? जी नहीं। जैसे मान लीजिए आपने बॉल को बाउंस किया, बॉल ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे आई, इक्वल इंटरवल के बाद वो डिस्टेंस जो है कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट हो रहा है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सर्कुलर मोशन नहीं है, तो सर्कुलर मोशन नहीं है, तो ऐसा कहना कि ऑल पेरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन इज नॉट ट्रू, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गतियां होती हैं, इज नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। देखो प्लेन मिरर में क्या होता है ना, कुछ करेक्टर्स बताती हूँ आपको। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट बनती है और वर्चुअल इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और लेटरल इन्वर्जन शो करती है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट साइड अपेयर टू बी राइट एंड राइट साइड अपेयर्स टू बी लेफ्ट। फॉर एग्जांपल आपने अपना लेफ्ट हाथ उठाया, शीशे में देखोगे तो आपको लगेगा आपने राइट हैंड उठाया, अगर राइट हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा आपने लेफ्ट हैंड उठाया, उसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। उसके अलावा जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, जैसा जिस साइज की आपको वैसी ही आपको इमेज दिखेगी। और इमेज का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, इमेज भी उसी डिस्टेंस पे होती है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर के 5 मीटर की दूरी पे है, जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द जो इमेज है वो सेम रहता है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, प्लेन मिरर के। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट है इमेज इज इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा बनता है, दिस इज ट्रू। इमेज इज रियल, रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनती हैं। तो इमेज रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इज नॉट ट्रू, इट इज वर्चुअल। थर्ड है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इज ट्रू। फोर्थ है इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज ऑल्सो ट्रू। सिर्फ एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन जो है इसमें गलत है कि इमेज इज रियल, बाकी तीनों सही हैं। ए सी डी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं सही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पैडागोजी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बीच में आपको एक दो साइंस के भी देखने को मिलेंगे, बट पैडागोजी का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के संदर्भ में कौन सी एक स्टेटमेंट सही नहीं है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है। मतलब साइंस में ना एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके आप पढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को और एनवायरनमेंट ऑल्सो तीनों को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हो। तो साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, इज ट्रू। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, कि साइंस जो है ना फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, ये इट इज नॉट फिक्स्ड। ये चेंज जैसे ही कोई नया प्रूफ, नया एविडेंस मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगी। जो पुरानी स्टेट, जैसे न्यूटन्स के लॉ आपने पढ़े हैं, नहीं न्यूटन लॉ नहीं, हाँ न्यूटन का लॉ, या फिर आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा है पहले किसी और कोई और स्टेटमेंट दी, उसके बाद कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ और बताया, तीसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ और बताया, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंजेस आते गए। तो साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थायी, कुछ भी फिक्स नहीं होता साइंस में, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। थर्ड है साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, साइंस विज्ञान जो है संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तभी तो हम संदेह होगा तभी तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। तो साइंस जो है इट प्रमोट स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म को ये प्रमोट करता है। नॉट ट्रू हमसे पूछा है तो ये तीनों तो ट्रू है। फोर्थ है साइंस इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्ट्स, क्या साइंस सिर्फ फैक्ट्स की इक्वल है, मतलब साइंस में सिर्फ फैक्ट्स ही बताए जाते हैं, तो ऐसा तो सही नहीं है कि साइंस इज इक्वल टू फैक्ट, इट इज नॉट ट्रू। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं और हमारा राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। एज पर एनसीएफ, एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक अच्छी साइंस है, अच्छी विज्ञान शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, तो इट इज ट्रू टू साइंस, इट इज ट्रू टू चाइल्ड एंड इट इज ट्रू टू लाइफ।
इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, मतलब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें 3 ऑप्शन सही थे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ए बी डी तीनों ही सही थे। बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो साइंस है इट इज ट्रू टू साइंस, मतलब ऐसा नहीं कि साइंस में हम कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप साइंस में पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, तो साइंस से रिलेटेड ही चीजें होंगी। ट्रू टू चाइल्ड, बच्चे को बीच में रख के आपको सिखाना है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। चाइल्ड के एज के अकॉर्डिंग, जैसे चाइल्ड के अकॉर्डिंग आपको चीजें, ये नहीं कि बच्चा है 5th में आप चीजें पढ़ा रहे हो 10th की, तो ऐसा भी नहीं करना है। इट इज ट्रू टू साइंस, इट इज ट्रू टू चाइल्ड एंड ट्रू टू लाइफ, मतलब जो भी आप साइंस में सिखाओगे वो लाइफ से कनेक्ट करके आप सिखाओगे बच्चे को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे, बच्चों को करके परफॉर्म करके सिखाओगे। तो साइंस में ये चीज है कि इट इज ट्रू टू साइंस। जो एनसीएफ 2005 है वो ये कहता है कि जो गुड साइंस एजुकेशन है इट शुड बी ट्रू टू साइंस, ट्रू टू चाइल्ड एंड ट्रू टू लाइफ। तो ट्रू टू साइंस, ट्रू टू चाइल्ड एंड ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। ए बी डी तीनों ही ऑप्शन सही थे। ट्रू टू एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल इज नॉट ट्रू, 3 ऑप्शन इसमें सही थे। इसमें नीचे ए बी सी डी ऑप्शन दिए होते तो ये ऑप्शन हो जाता आपका ए बी और डी, और ये इसी तरह से पेपर में पूछा गया था और इसका 1 मार्क्स भी आपको मिला था। जिसने गलत भी किया था ना उसको भी मिला था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट? कौन सी एक वैलिडिटी में एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट जो है किया जाता है? कॉग्निटिव में, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल या प्रोसेस? जो प्रोसेस वैलिडिटी है इसमें एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। प्रोसेस वैलिडिटी में होता क्या है, प्रोसेस कौन कौन किस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस के बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर एनालाइज करोगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद फिर आप रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, ऑब्जर्व मतलब रिजल्ट निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे। तो ये प्रोसेस स्किल्स हैं जहाँ पे एक्टिविटी भी है, एक्सपेरिमेंट भी है। तो प्रोसेस स्किल्स में इन चारों को, मतलब ये सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो प्रक्रियात्मक में ये सारी वैलिडिटीज को, मतलब जो प्रक्रियात्मक वैलिडिटी है उसमें इन चीजों को हम फॉलो करते हैं, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को। नेक्स्ट है, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप। अनु टीचर है जो अपनी क्लास के बच्चों को, 8 क्लास के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी? तो इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? फर्स्ट है कि इट इनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के मध्य अंतक्रिया को प्रेरित करता है। जो हमारा फील्ड ट्रिप है उससे क्या होगा, बच्चे जो है आपस में अंतक्रिया मतलब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ऑप्शन ए सही है। सेकंड है, इट प्रमोट प्रोसेस स्किल्स थ्रू अ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। कंक्रीट एक्सपीरियंसेस मतलब, कंक्रीट का मतलब इसको हम टच फील करके देख सकते हैं, तो ऐसी चीजों को टच फील करके प्रोसेस स्किल्स का यूज करेंगे। अभी बताइए ना पीछे कौन कौन सी प्रोसेस स्किल्स होती हैं, ये भी सही है। थर्ड है, इट एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन। इससे क्या है, बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को। ये भी सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, कि शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। मतलब बच्चे ना बोर हो चुके थे इसलिए आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले गए, मोनोटोनी को तोड़ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी, थर्ड 3 ऑप्शन जो है ये सही है। ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो है सही है और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल? निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? कौन सा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए? फर्स्ट है, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो सही है। सेकंड है, इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, कि बच्चों में जो है झुकाव और सहभागिता का मूल्य का विकास हो, ये भी सही है। थर्ड है, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, कि बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करें हम, ये भी सही है। बट जो फोर्थ ऑप्शन है, एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। आप लोग कहोगे भी ये जो डेफिनेशन दे रखी है ना इनको रट लो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इट इज नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन। फोर्थ इज नॉट ट्रू और ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है?
फर्स्ट है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, की क्लास में टेक्स्ट बुक को रीड करो। सेकंड है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। या फिर थर्ड है आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग द लार्ज ग्रुप। कौन सा बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, जहां पे बच्चा जो है एक्टिविटी करेगा, बच्चा ग्रुप में इन्वॉल्व होकर डिस्कस करेगा और ग्रुप एक्टिविटीज करेगा, वहां पे बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इनहेंस होगी, वो बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जो उन्होंने एक दूसरे से सीखा उसको एक दूसरे के साथ बड़े ग्रुप्स में फिर शेयर करेंगे उन चीजों को। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। तो इसमें तो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करे ना, टीचर डेमो दे रही है, इसमें बच्चा कहाँ पे एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही है जो राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर बिगिन द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड, कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद अंडरलाइन वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट इज। एक टीचर है जो बच्चों को एक एक्टिविटी करा रही है, मतलब एक डेमो दे रही है जहाँ पे बच्चे को बताया सैंपल ऑफ फूड, जो केमिकल टेस्ट करते हैं ना, फूड में केमिकल टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है, तो एक्टिविटी बच्चे को करा रही है। तो उसमें पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, ये क्या है, यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है वो क्या एक्चुअली दिखा रहा है, किस चीज को एसोसिएट कर रहा है, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग या अंडरस्टैंडिंग। तो अप्लाइंग के साथ ये रिलेट कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट वर्ड। डेमो में टीचर क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है नॉलेज को, वो चीजों को अप्लाई करके बता रही है, डेमो दे रही है। तो यहाँ पे अनुप्रयोग करना, अप्लाई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है, इट इज एसोसिएटेड विद अप्लाइंग। नेक्स्ट है Which of the following activity will not provide for active learning among children? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? एक्टिविटी विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग, जहां पे बच्चे की एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है, कौन से ऑप्शन है जहां पे एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहा है बच्चा? एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब में तो बच्चा एक्टिव होगा, फील्ड ट्रिप में भी एक्टिव होगा, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव होगा, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्या सुनना, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग एप्स ऑफ लर्नर इन साइंस, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? लर्निंग गैप्स को आपको फाइंड आउट करना है बच्चे में, तो आप क्या करोगे, कैसे आप उन गैप्स को फाइंड आउट करोगे? कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। यस, हो सकता है आपने कोई चैप्टर कराया, आपने बच्चे को कहा कि देखो आज हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर किया, तो इसका आप कॉन्सेप्ट मैप करके दिखाओ मुझे। तो कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि बच्चा ने जो कॉन्सेप्ट मैप बनाया है कहाँ पे चूक रह रही, कहाँ पे उसको कौन सा पार्ट मिसिंग है जो उसको समझ नहीं आया। तो इसके थ्रू आपको जो है लर्निंग गैप्स का पता लग जाएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी आपको लर्निंग गैप्स का पता चल जाएगा। टेस्ट वेस्ट क्यूज वगैरह के आपने सब सारा कुछ वहाँ लिख रखा होता है। पोर्टफोलियोज में भी, पोर्टफोलियो के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सारी चीजें मेंशन कर रखी होती, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में लिखा होता है, बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, तो यहाँ भी लर्निंग गैप्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, जो फाइनल पेपर है वहां पे लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करके आप क्या करोगे, वहां तो आप बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, ए बी सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि एंड में जो पेपर आप लेते हो उसमें बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है। लर्निंग गैप्स हम इन तीनों के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? कौन सा एक टूल है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन? ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में के थ्रू हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने सारी ऑब्जर्वेशन ही मेंशन की है कि बच्चे ने ये किया, करिकुलर एक्टिविटीज में ऐसे परफॉर्म किया, को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे ने ऐसे परफॉर्म किया। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है इट इज रिलेटेड टू, मतलब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वर्णन अभिलेख जो है ऐसा साधन है जो अवलोकन पर आधारित है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है।
फर्स्ट है पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गॉड। पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, इट इज ट्रू। अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स। कैमल की जो वूल है उसके कारपेट बनते हैं, इज ऑल्सो ट्रू। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, इज नॉट ट्रू। पश्मीना वूल जो है इट इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गॉट। तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें 3 ऑप्शन होने चाहिए थे, तो आपका ए, बी और सी, ये सेकंड ऑप्शन मान लीजिए, ए, बी, सी 3 ऑप्शन आपके सही थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। कुछ फीचर दिए हुए हैं एनिमल्स के, 3 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन से एनिमल के फीचर हैं। लॉन्ग बैकबोन होती है, मसल्स होती हैं, मैनी कर्व्ड इनटू बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो कौन सा ऐसा एनिमल है? ठीक, स्नेक है, अर्थवर्म है, स्नेल है या हुकवर्म है? देखो स्नेक जो है वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, इसमें लॉन्ग बैकबोन होती है। उसके अलावा जो बाकी तीनों एनिमल्स हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें बैकबोन होती ही नहीं है, ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। अर्थवर्म, स्नेल, हुकवर्म आर इनवर्टिब्रेट। तो जो स्नेक है वो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट मतलब लंबी बैकबोन होती है, मैनी मसल्स भी होती हैं और बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जब इसको आगे मूव करना होता है तो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, पुश करता है बॉडी को। तो ये जो फीचर्स हैं किसके हैं? स्नेक के हैं, सांप के हैं ये सारे फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है कौन सी एक स्टेटमेंट सही नहीं है। और ये क्वेश्चन वर्किंग ऑफ हार्ट से रिलेटेड है, वर्किंग ऑफ हार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शंस पे चलने से पहले पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में, फिर आप ऑप्शन देखना खुद ही बताओगे। देखो क्या होता है ना, हमारा हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो ये है हमारा हार्ट, ये है हमारी लंग्स। क्या होता है, लंग्स जो है ब्लड लेके आएंगी, ठीक है, लंग्स के थ्रू ब्लड आया, सॉरी लंग्स के थ्रू जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? ब्लड है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, पल्मोनरी वेन इसको लेके आएगी और कहाँ भेज देगी? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, यहाँ भेज दिया। ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल भी कह सकते हो, लेफ्ट एट्रियम भी कह सकते हो, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में इसको भेज दिया। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे वाला, ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ नीचे वाला वेंट्रिकल है, ऊपर वाला लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन लेके आया, भेज दिया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड ना सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा जहां पे हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वहां रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और इस ब्लड को ओटा लेके जा रहा है। जब ये ब्लड आया था तो कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। और जब ये बॉडी में जाएगा तो कौन लेके जाएगा? ओटा लेके जाएगा। चली गए हमारे बॉडी के टिश्यूज में जहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। अब यहाँ जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई तो रेस्पिरेशन के दौरान हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो हमें बॉडी से एक्सहेल करनी होती है। तो ये ब्लड जो है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है जाएगा वेना केवा के थ्रू और ये अब जाएगा राइट ऑरिकल में, ठीक है, ये चला गया राइट ऑरिकल में। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ लिख देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये ब्लड चला गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू फिर ये चला जाएगा वापस हमारे नोज के पास, नोज के थ्रू होता हुआ ये बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, वर्किंग ऑफ हार्ट हमारा इस तरह से काम करता है। तो अब ये हमारी जो वर्किंग ऑफ हार्ट है ना, इसमें डबल सर्कुलेशन हो रही है, डबल सर्कुलेशन हो रही है। और हमारा जो हार्ट है इट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना, 4 चैम्बर है ना हमारे हार्ट के, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, इस तरह से देखो 4 चैम्बर है। ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है? राइट ऑरिकल और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है या 4 चैम्बर्ड है। तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है और यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होती है, ना कि सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, इसमें 2 सर्कुलेशन, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, लंग्स से हार्ट में जो ब्लड गया और हार्ट से जो लंग्स में ब्लड गया, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से जो हमारी बॉडी में ब्लड गया और बॉडी से निकल के फिर राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल में गया, मतलब हार्ट से बॉडी, बॉडी टू हार्ट, इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है काम करता है। सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती है, लेफ्ट ऑरिकल के पास भेजती है, लेफ्ट ऑरिकल इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अओर्टा के थ्रू होता हुआ हमारे बॉडी में चला जाएगा, जहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन जब हो जाएगी तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ये ब्लड चला जाएगा राइट ऑरिकल में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज को ले जाएगी लंग्स में, और लंग्स वापस भेज देंगी, एक्सहेल कर देंगी नोज के थ्रू। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें ना आप उसमें पढ़ोगे डिटेल में। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें रेस्पिरेशन पूरा पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में करवा चुकी हूँ। बाकी 3 सिस्टम, 3 लाइफ प्रोसेस जो है रह रहे हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे थ्योरी वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये होगी हमारी हार्ट की वर्किंग। अब आप बताइए क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई नहीं यहाँ पे। हमें पता है हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है, मतलब ऑक्सीजन लेके जाता है, और जो वेन्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है। बट एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ आप देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। हमें पता है वेन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है, बट यहाँ पे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ये 2 एक्सेप्शंस है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन 2 एक्सेप्शंस है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सारी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है फ्लो करता है। क्या ये सही है? सभी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा है क्या? जी नहीं, हमने अभी देखा कि पल्मोनरी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये कहना कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा है इज नॉट ट्रू। पहली ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। हार्ट से जो बाकी के बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है? आर्टरीज ही पहुंचाती हैं। तो यस, दिस इज ट्रू। आर्टरीज हैव अ थिक वॉल होती है आर्टरीज की, एंड आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, दिस इज आल्सो ट्रू। और आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इसकी वॉल जो है थिक होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है, और गलत ही हमें बतानी थी, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर वैसे तो बता ही देती है, क्योंकि आगे मैंने चार्ट दे रखा है, तो आप यहाँ सेव लोगे, कॉपी तो कर ही लोगे आप, है ना। तो देखो, एसिटिक एसिड कहाँ किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड हमें पता है कर्ड में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, पालक में प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, आंवला वगैरह में। तो एसिटिक एसिड ए का हो गया 4, ए का 4 दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना ये क्वेश्चन बड़ी बात पूछा जाता है कि किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो ये टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को पढ़ के जाना, पढ़ लेना, इसको प्लीज एक बार नजर मार लेना बस। केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, कई बार केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। और ये चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, सोर्स क्या है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। कि टेबल आप पढ़ लेना कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर एक्सप्लोसिव में, एसिटिक एसिड विनेगर में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, लैक्टिक एसिड कर्ड, टार्ट्रिक एसिड इमली में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच में, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और मिथेनोइक एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, बी स्टिंग या एंड स्टिंग में ये प्रेजेंट होता है। देखो, एंड स्टिंग और बी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं।
तो ये सारे एसिड्स आपको पता होने चाहिए और कहाँ प्रेजेंट है, इनके सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला भी प्लीज आप कर लेना, इजी है, ऑफ कोर्स आप कर ही लोगे। क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर का, अगर आप नहीं करके जाओगे और वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको फील होगा अरे यार कर लिया होता काश। तो इस तरह का फील करने से अच्छा है कि आप पहले ही चीजों को करके रहो, और इतना ज्यादा भी नहीं है करने के लिए, आप कर लोगे। तो ये तो हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आज हमारा ये फर्स्ट सेशन था इस क्लास का, मतलब इस सीरीज का। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की अभी 2 महीने बचे हैं ना, अभी तो सितंबर में पेपर है, अभी क्या है जुलाई चल रहा है, जुलाई की भी मतलब 13 जुलाई है आज, तो 13 जुलाई है ना, अभी है टाइम आपके पास, है ना, 2 महीने ही मान के चलो आप। तो इतने में काफी, इतना टाइम काफी है आपके लिए तैयारी करने का। अभी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, फिर भी अगर आप सिर्फ इस सीरीज को भी देख लेते हो ना, फिर भी आप काफी कुछ कर पाओगे। तो अगर आप सीरीज क्वेश्चन सीरीज को भी अटेंड करते हो तो भी आपका जो पेपर है उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अब मैंने वर्किंग ऑफ हार्ट बताया, है ना, तो वर्किंग ऑफ हार्ट्स अब आपको मैंने इस तरह से समझाया कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन कभी गलत करोगे ही नहीं। बाकी इन डिटेल में थ्योरी पोर्शन आपको करना होगा। थ्योरी वाला पोर्शन मतलब थ्योरी वाली वीडियोस भी डिटेल में दे रखी हैं, कर रखी हैं। कुछ कुछ मतलब मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं, बाकी टॉपिक हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं, तो वो सीरीज भी हमारे साथ के साथ चल ही रही है, उसको भी आप जरूर देखना। और इसके अलावा ये सीरीज हम पेपर तक ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई बिलीव कि ये काफी हेल्पफुल रहेगी सीरीज आपके लिए, काफी अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, सीटेट आप क्लियर कर पाओगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।